सब्सक्राइब कीजिए टॉपर साहित्य यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भारद्वाज टॉपर साहित्य चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जय हिंदी, जय भारत। नोटबुक और पेन साथ में रखें क्योंकि आज का सेशन जबरदस्त होने वाला है। भले ही टाइम कम लगे लेकिन अल्टीमेट चीजें आप तक मैं पहुंचाने वाला हूं। आज का टॉपिक रहेगा हमारा फागु काव्य, और यहां पर आप देखेंगे जैन साहित्य में ही फागु काव्य क्या होता है इंक्लूड, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और एक और चीज आप लिख लेंगे, रास काव्य की अगर बात करें वो भी जैन साहित्य में ही आता है। और फागु काव्य एक तरीके से क्या है, काव्य की शैली है। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते अपने टॉपिक की ओर। देखिए यहां पर हम पहले बात करें फागु काव्य, जो फागु जो शब्द है उसकी व्युत्पत्ति के बारे में अगर बात करें, यहां पर मैं आपको बता दूं अल्टीमेट पॉइंट आपको मिलने वाले हैं, तो लिख लें और ध्यान से देखिए और वीडियो को स्किप ना करें। देखिए कांतिलाल व्यास का नाम आता है, इन्होंने वसंत विलास फागु के संपादक हैं। इन्होंने क्या किया था, वसंत विलास फागु का संपादन किया था। नया क्वेश्चन है, लिख लें। उसके बाद संस्कृत के फाल्गुन से व्युत्पत्ति मानी है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है किसने संस्कृत के फाल्गुन से फागु की उत्पत्ति मानी है, तो आंसर क्या होगा, कांतिलाल व्यास। और जिसने किसका संपादन किया था, वसंत विलास फागु। देखिए यहां पर ला लगाना मैं भूल गया क्योंकि आपको पता टाइप करना पड़ता है। वसंत विलास फागु के संपादक कौन है, कांतिलाल व्यास। ओके, तो इन्होंने क्या किया, संस्कृत के फाल्गु से व्युत्पत्ति मानी और कैसे उन्होंने बोला फाल्गुन, फागु और फागु, इस तरीके का उन्होंने एक क्रम दिया। अब यहां पर हम देखेंगे फागु का अर्थ कई जगह हमें मिलेगा, बसंत, रक्तवर्ण और श्वेत, क्रम, नक्षत्र, ये भी थोड़ा सा माइंड में रखेंगे। तीन अर्थ इसके लिए जाते हैं। अब आगे देखिए, रही बात अगर संस्कृत में भाई हम फागु शब्द की व्युत्पत्ति की बात करें तो संस्कृत के फल्गु से मानी जाती है, जो कि आपने पढ़ा होगा। हिंदी के फाग से फागु की उत्पत्ति मानी जाती है और प्राकृत के फागु से फागु की व्युत्पत्ति मानी जाती है। अभी अभी मैंने आपको बताया कांतिलाल व्यास के बारे में, जिन्होंने वसंत विलास फागु का संपादन किया। सेम ऐसा ही एक और नया नाम आपके सामने है, डॉक्टर भोगीलाल साडेसरा। तो डॉक्टर भोगीलाल साडेसरा ने क्या किया, उन्होंने एक क्रम दिया, फग्गु, फग और फागु। इंपोर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसे लिख लेंगे। और रही बात उनके, अगर हम प्राचीन फागु काव्य संग्रह की बात करें तो उसमें इन्होंने बताया, किसने, डॉक्टर भोगीलाल साडेसरा ने, फग्गु, फग और फागु। ठीक है, उन्होंने किससे माना, फग्गु से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लें और नया पॉइंट है आपके लिए। रही बात यहां पर, ये मैं आपको बता चुका हूं, संस्कृत के फल्गु से फागु की व्युत्पत्ति मानी जाती है, हिंदी के फाग से और प्राकृत के फागु से फागु की उत्पत्ति मानी जाती है। अब चलते अपने अगले पॉइंट की ओर। देखिए यहां पर अभी अभी मैंने आपको बताया फागु की जो उत्पत्ति है हिंदी के फाग से मानी जाती है, प्लीज लिख लें। हिंदी के फाग से और प्राकृत के फागु से फागु शब्द की व्युत्पत्ति मानी जाती है और संस्कृत के फल्गु से। अब यहां पर कई बार एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछ लेता है, फागु काव्य का अर्थ क्या है, तो आंसर क्या होगा, बसंत ऋतु का काव्य। तो फागु काव्य का अर्थ क्या होगा, बसंत ऋतु का काव्य, या फिर बसंत ऋतु का काव्य को क्या कह सकते हैं, फागु काव्य। रही बात फागु काव्य परंपरा जैनियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, अगर जैनियों की बात करें तो रास काव्य परंपरा यहां मिलती है। देखिए बच्चे यहां पर भी कंफ्यूज होते हैं, रास या रासो। रास जैनियों से संबंधित है, जबकि रासो का अलग ही लेवल है। जैसे आपने पढ़ा होगा पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है, बीसल देव रासो नरपति नालय, ओके, तो खुमान रासो दलपति विजय, तो ये सब कुछ ये भी करेंगे, लेकिन रास और रासो में कंफ्यूजन ना रखें। रास जब आएगा इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट जैन साहित्य, जैन लिटरेचर। ओके, उम्मीद है कि यहां तक लिख लिया होगा। आप चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट आपके सामने आ चुका है, देखिए। फिर देखिए फागु काव्य की अगर बात करें, फागु काव्य परंपरा का सबसे प्राचीन ग्रंथ एग्जाम में आएगा तो क्या होगा, जीनी चंद सूरी फागु। फिर से रिपीट कर रहा हूं, फागु काव्य का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ की बात कर रहे हैं। प्राचीन जो सबसे पुराना है कौन सा,
जीनी चंद सूरी का फागु। रही बात यहां पर एक और चीज आप टैली कर लें, स्थूलीभद्र रास का एक ग्रंथ है स्थूलीभद्र रास एक रचना है जो किसके, जिनी धर्म सूरी, या फिर जिनी धर्म का कई बार नाम पूछ लिया जाता है, क्या है, जिन धाम। तो स्थूलीभद्र रास किसकी है, जिनी धर्म सूरी की। लेकिन यहां पर हम बात करें किसके, जीनी चंद सूरी फागु, ये प्राचीन ग्रंथ है। अब यहां पर देखिए जीनी चंद सूरी फागु के रचनाकार कौन है, जीनी चंद सूरी। अब और इसके अंदर क्या है, 25 छंद है, एग्जाम में पूछा जाएगा। यहां पर आप थोड़ा सा इसमें अंतर करिए, स्थूलीभद्र रास की बात करें जिन धर्म सूरी, और यहां पर आप देखेंगे जीनी चंद सूरी फागु के रचनाकार, मिलते जुलते नाम है, और इनकी रचना का नाम क्या है, जिन चंद सूरी, जिसके अंदर क्या है, 25 छंद। आराम से लिखिए, बिल्कुल इत्मीनान से लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। समझ में ना आए तो कमेंट करिए, तब मैं आगे बढ़ूंगा। फिर देखिए प्राचीन ग्रंथ है जिनचंद सूरी फागु, और सर्वाधिक सुंदर फागु काव्य कौन सा है, श्री स्थूलीभद्र फागु, और जिसके रचनाकार कौन है, जिन पदम सूरी। अब यहां पर आप एक चीज देखिए, श्री स्थूलीभद्र फागु, श्री स्थूलीभद्र फागु और स्थूलीभद्र रास, तो एग्जामिनर क्या करेगा, वो देगा श्री स्थूलीभद्र फागु के रचनाकार कौन है, वहां पर मिलेगा जिनधर्म, जिनधाम, या फिर दोनों, या फिर जिनी पदम सूरी। तो दोनों रचनाएं बिल्कुल क्या है, यहां पर आप देखिए मिलती जुलती हैं, लेकिन दोनों के रचनाकारों का नाम क्या है, अलग है। स्थूलीभद्र रास जिनधर्म सूरी या जिनधाम, लेकिन अगर हम बात करें श्री स्थूलीभद्र फागु तो क्या होगा, जिन पदम सूरी। प्लीज इसे आप लिख ले, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। जिसको समझ में आ रहा है कमेंट कर दें। देखिए थोड़ा पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें, टू द पॉइंट पढ़ें। आगे अगर हम बात करें, यहां पर देखेंगे फागु काव्य के बारे में ही। वसंत विलास फागु क्या है, इसके ये एक श्रृंगारिक काव्य है, संपादन माता प्रसाद गुप्त ने किया। सीधा एग्जाम में आएगा कौन सा, वसंत विलास। कितने छंद हैं, 84 छंद है, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा। और श्रृंगारिक काव्य है वसंत विलास फागु, 84 छंद, श्रृंगारिक काव्य, संपादन माता प्रसाद गुप्त ने किया। अब हम बात करते हैं, यहां पर देखिए वसंत विलास नाम की 2 रचनाएं मिलती हैं, जिसके समय की बात करें 14वीं और 16वीं शताब्दी है। फिर यहां पर देखिए श्री नेमिनाथ फागु, 1350 ईस्वी में यह रचना लिखी गई। 27 क्या है इसके अंदर छंद है, कितने छंद है, 27। नेमिनाथ और राजुल के विवाह की घटना का वर्णन है। और अगर रचनाकार की बात करें राजशेख सूरी, फिर से देखिए राजशेख सूरी की कौन सी रचना है, श्री नेमिनाथ फागु, 1350 ईस्वी में रचना लिखी गई, 27 छंद है। और इस रचना के अंतर्गत नेमिनाथ और राजुल के विवाह की घटना का वर्णन किया गया। या तो पूछा जाएगा राजशेख सूरी की किस फागु काव्य रचना में राजुल और नेमिनाथ के विवाह की घटना का वर्णन है, तो आंसर क्या होगा, श्री नेमिनाथ फागु, 1350 ईस्वी, 27 छंद। घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछेगा तो कंफ्यूज मत होना। आगे हम देखिए, यहां पर देखेंगे वसंत विलास की अगर बात की जाए, फागु में बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी वर्णन है। तो एग्जामिनर पूछेगा डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने जिस फागु काव्य का संपादन किया या वसंत विलास फागु का संपादन किया, उसका विषय क्या है। तो वसंत विलास फागु में वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण मिलता है। ओके, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। देखिए यहां पर एक और गुड न्यूज मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है, ये रहेगा 10 तारीख से पहले, यहां पर लिखा हुआ है 10 दिसंबर से पहले ओनली इन 1000 आप हिंदी व्याकरण की क्लासेस आपको डेली मिलेंगी गूगल मीट पर। और 2 मंथ की क्या रहेगी, वैलिडिटी रहेगी, जो कि आप सामने देख पा रहे हैं। और ये केवल पहले 10 साथियों के लिए है। अगर 10 के बाद कोई साथी आता है तो 1 मंथ की वैलिडिटी रहेगी, लेकिन क्लास डेली रहेगी, हर एक टॉपिक को कवर किया जाएगा और आपकी व्याकरण को स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा। जैसा कि डेली हमारी क्लास होती है, और कुछ साथी ने तो पेड कोर्स ले रखा है तो वो ले सकते हैं, अगर वो एक्स्ट्रा कुछ सीखना चाहते हैं, घर बैठे हिंदी व्याकरण को अच्छा करना चाहते हैं तो। ओके, अब आगे देखिए, आगे वीडियो खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट एंड हैव ए कूल डे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई चीजों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंदी, जय भारत। उम्मीद है कि वीडियो भले ही छोटी हो, लेकिन कम टाइम में ज्यादा पॉइंट आप तक पहुंचाने की कोशिश की। और अगर मैं बात करूं पहले पॉइंट की, ये जो पहला पॉइंट आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों, लिख लेना, आपको नहीं मिलेगा, पहली बार आप देख रहे हैं
ये पॉइंट तो फिर भी आपको मिल जाएंगे, ये वाले आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से 8:15 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंदी, जय भारत।